हाय अब्देली। अब्देली मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? ओके गुड। चलो लेट्स वेट फॉर 5-10 मिनट्स। एक बार सारे बच्चे ऐड हो जाएं, देन विल स्टार्ट द क्लास। बाकी अब्देली पुराने जो चैप्टर्स हैं वो तुमने रिवाइज कर लिया और एग्जाम के क्वेश्चंस कर लिए उसके? सर अनम्यूट नहीं हो रहा है। अब्देली आई थिंक व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें ना एक बार अपने सेटिंग में जाके, सेटिंग ऑप्शन में फोन के वहां पे ऐप होगा। ऐप जब तुम सिलेक्ट करोगे वहां पे वी गाइड एंड जूम को, जब तुम उनके क्लिक करोगे वी गाइड या जूम के अंदर, तो वहां पे परमिशंस ऑप्शंस आएगा। तो तुम्हें अपनी माइक्रोफोन परमिशंस देनी पड़ेंगी। ये एक दो स्टूडेंट के साथ पहले भी प्रॉब्लम आई है। तो अपने फोन की सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके वहां पे लिखा होगा क्या कहते हैं, एप्स। एप्स के अंदर जाओगे तो जूम एंड वी गाइड, एक जूम अलग होगा, वी गाइड अलग होगा, तो दोनों एप्स को परमिशंस पे क्लिक करना दोनों के अंदर जाके, एंड माइक्रोफोन की परमिशन देते ना, उसके बाद यू विल बी एबल टू अनम्यूट। ट्राई करो फिर मुझे बताना। हाय अब्देली, अब तुम्हारी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो ठीक है अब्देली। हाँ सो अब्देली, पुराने चैप्टर्स तुमने कर ली रिवाइज? सर वो बाकी पार्डन?
तो थोड़ा बिजी चल रहा हो अभी। अच्छा ओके, चलो लेट्स वेट फॉर 5-10 मिनट्स, एक बार बाकी के बच्चे आ जाएं, फिर विल स्टार्ट द क्लास। आए सब भैया? Hi, sir. Yeah, so guys, let's start. So let's start with the next part of chapter, that is अब आता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो जो चैप्टर था हमारा वो क्या था, वो वी वर डूइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट वर्ल्ड वाइड बेसिकली कंट्री वाइज, जिससे हमारी इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है और उससे हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने फिस्कल पॉलिसी देखी थी कि गवर्नमेंट कैसे कैसे मार्केट में मनी सप्लाई चेंज कर सकती है, डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में चेंजेस कर सकती है। तो हमें वही पढ़ना है कि ऑन दी होल इकोनॉमी के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे गवर्नमेंट कैन इम्पैक्ट द इकोनॉमी और उससे हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है, दैट इज गाइस, इट इज मॉनिटरी पॉलिसी। सो फिस्कल हमने पढ़ा था, फिस्कल पॉलिसी मींस कि गवर्नमेंट कैसे अपने एक्सपेंडिचर और कैसे अपने इनकम में चेंजेस करके मार्केट में एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस कर सकती है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्शन एंड जो पेमेंट है उसके अलावा ऐसे कौन से तरीके हैं विच आर काइंड ऑफ, एक होता है वो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, काइंड ऑफ इनडायरेक्ट वेज, जहां से गवर्नमेंट हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है और एग्रीगेट डिमांड सप्लाई है उसमें चेंजेस कर सकती है। तो इसमें आता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। सो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? द यूज ऑफ मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एंड क्रेडिट कंट्रोल्स टू इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या होता है? मनी सप्लाई इन द मार्केट,
इंटरेस्ट रेट चेंज करने से कैसे हमारी इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ता है, एक्सचेंज रेट चेंजेस करने से कैसे इंपैक्ट पड़ता है, और क्रेडिट कंट्रोल चेंज करने से कैसे हमारा इंपैक्ट पड़ता है। तो हम धीरे धीरे यहाँ पे सारा पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अगर मैं तुम्हें बात करूं सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की, अगर गवर्नमेंट आरबीआई का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, सो जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जो लोन इंटरेस्ट रेट का लोन है, तो मिनिमम आपका जो, जैसे कोई भी लोन है, जैसे आपको बिजनेस लोन है, गवर्नमेंट ने बोला कि बिजनेस लोन कोई भी बैंक अगर लेगा तो मिनिमम बिजनेस लोन देगा, तो बिजनेस लोन पे जो मिनिमम इंटरेस्ट चार्ज करना है वो चार्ज करना है लेट्स से 9%, कि मिनिमम 9% तो आपने चार्ज करना ही करना है। ओवर एंड अबव जो भी है वो डिपेंड करता है बैंक पे कि बैंक अपनी कैसी कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग होता है, बट मिनिमम आपको 9% चार्ज करना है। गवर्नमेंट ने ये 9% से लेट से कर दिया 12%। गवर्नमेंट ने ये जो बेस रेट है अपना, तुम्हें बहुत डिटेल में नहीं जानना कि कौन सा बेस रेट है, क्या है, कुछ नहीं, जनरल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है हमें कि कैसे इस चीज से हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने अगर ये वाला बिजनेस का लोन जो है, आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम जो रेट है वो 12% कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, किसी भी पर्सन को अगर बैंक से लोन लेना है तो उसको हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। जब उसको हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, दैट मींस ही विल नॉट प्रेफर टू टेक लोन, वो लोन नहीं लेना प्रेफर करेगा। और लोन जब भी कोई पर्सन लेता है वो किसी पर्पस के लिए लेता है, किस पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए। तो मोस्ट लाइकली वो क्या करेगा, वो या तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेगा, या जो बिजनेस करेगा वो स्मॉल स्केल पे करेगा, वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, और इकोनॉमी में, और बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, लोग क्या करेंगे, लोग खर्चा कम करेंगे। क्यों, लोगों को पता है कि अगर हमने लोन ले लिया, या फिर लोगों को लगता है कि अगर ऐसे बिजनेसेस हैं, ये स्मॉल स्केल पे बिजनेस चलेगा, इनको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। जो आम जनता है, आम लोग हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं ऑलरेडी, उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो दे विल टेंड टू सेव मोर, वो पैसा ज्यादा सेव करेंगे, तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है दैट विल फॉल, क्योंकि लोग खर्चा कम करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता जा रहा है। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। इसके बढ़ते ही क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो काफी डाउन हो गए। क्यों डाउन हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लोन लिए हुए, बहुत सारे लोगों ने लोन लिए, और आगे भी वो प्रेफर करते हैं कि हम लोन लेके प्रॉपर्टी खरीद लें या रेंट पे ले लें। बेसिकली प्रॉपर्टी खरीदने का काम वो करते हैं लोन लेके, बहुत सारे लोग लोन लेते हैं वहां पे। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, दे विल नॉट टेंड टू बाय प्रॉपर्टी, या फिर वो सस्ती प्रॉपर्टी लेंगे, तो होगा क्या कि प्रॉपर्टियां कम बिकेंगी, तो प्रॉपर्टी के रेट्स फॉल हो गए। तो इससे, इसी तरह से इंटरेस्ट रेट चेंज करके हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। द नेक्स्ट आता है हमारा एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट में चेंजेस करके कैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड में चेंज हो सकता है, चलो इसको एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे। देखो, इंडिया से बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, वी आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में बहुत सारा सामान इंपोर्ट होता है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम कोई सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी आएगी, और अगर हम सामान इंपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी वहां देनी पड़ेगी कि हमने सामान इंपोर्ट किया है। अब अगर एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ने इस तरह से काम किया कि हमारी कंट्री की रुपी की वैल्यू बढ़ गई, जैसे अगर हम बात करते हैं $1 इज इक्वल टू, लेट से आज की डेट में हमारा, जस्ट एन एग्जांपल, 80 रुपीज। अब अगर मैं बोलता हूं कि $1 जो है उसकी वैल्यू रह गई 70 रुपीज, पहले 80 थी अब होगी 70। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री की जो एक्सचेंज रेट है वो स्ट्रांग हुआ है, हमारी कंट्री का एक्सचेंज रेट स्ट्रांग हुआ है। पहले $1 में 80 रुपीज आते थे, अब $1 में 70 रुपीज आएंगे। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि जब भी हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर हम जो बिलिंग करते हैं, हम सामान बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर में बिलिंग करेंगे, तो एक्सपोर्टर को थोड़ा सा नुकसान होगा। क्यों, उसने तो बिल बनाया था अपना $10,000 का, उसने अपना बिल बनाया था $10,000 का, तो अगर एक्सचेंज रेट कम हो गया, देन व्हाट विल हैपन, उसको तो $10,000 ही आने, पहले $10,000 के उसको 10,000 इंटू 80 आने थे, लेकिन एक्सचेंज रेट बढ़ा, चेंज होने की वजह से, रुपी स्ट्रांग होने की वजह से अब उसको कम आएंगे, क्योंकि उसकी बिलिंग इसमें हुई है। और इंपोर्टर्स को फायदा हो जाएगा एक तरह से, जो इंपोर्ट करते हैं उनको अब डॉलर्स देने हैं, तो पहले उनको डॉलर देने थे,
$1 के उनको 80 रुपीज देने पड़ते थे, अब $1 के उनको 70 रुपीज देने। तो ऐसे करके हमारी चीजों में फर्क पड़ सकता है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर बिजनेस में इसका इंपैक्ट पड़ता है। देन आता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इसमें तुम कह सकते हो, जैसे तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, CRR इंडिया में है, SLR, इन दोनों की फुल फॉर्म पता है गाइस? सभी आए आप अली? व्हाट इज CRR, व्हाट इज SLR? सबिया? आई थिंक दोनों बच्चों ने अभी से सोना शुरू कर दिया क्लास की स्टार्टिंग में। चलो, CRR मींस कैश रिजर्व रेशो और SLR में स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। तो बेसिकली ये रेशो का पर्पस क्या होता है? इन रेशो का पर्पस ये होता है कि किसी भी बैंक को अगर कुछ लोन देना है तो बैंक लोन कहां से देती है? बैंक जो ये पब्लिक है, पब्लिक बैंक में पैसे जमा करती है, सेविंग बैंक अकाउंट, FD या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बैंक के अंदर कराती है। बैंक के पास वो पैसे आते हैं, बैंक अपने पास वो पैसे नहीं रखती है, बैंक वो पैसे देती है लोन के बेस पे, वो लोन की तरह से वो पैसे बाहर देती है। तो जैसे मान लो पब्लिक से उन्होंने सेविंग इंटरेस्ट रेट है 5%, कि जो भी लोगों ने पैसे जमा कराए हो उनको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक ये पैसा आगे लोन दे देती है लोगों को, जिसपे इंटरेस्ट रेट होता है 12%, और यही जो डिफरेंस होता है 7%, ये होती है बैंक की कमाई। तो बैंक का मॉडल किस चीज पे चलता है? इस पे, जो भी पैसे बैंक को आते हैं उन लोगों से जो पैसे बैंक में सेव करते हैं, वो पैसा बैंक आगे लैंड कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि जितना भी पैसा आपके पास लोगों से आया हुआ है, उसमें से सारा पैसा, जैसे ये सारा पैसा है, उसमें से आपको लेट से 10% अमाउंट 10% अमाउंट आपको अपने पास ही रखना है। उस अमाउंट को आपको लेंड नहीं करना। जितना भी पैसा पब्लिक ने आपके पास जमा कराया हुआ है, वो सारा का सारा पैसा आपको लोन की फॉर्म में नहीं देना, कुछ पैसे आपको अपने बैंक के अंदर रखने हैं। दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो या क्रेडिट कंट्रोल काइंड ऑफ, कि इसको इतने पैसे आपको अपने पास रखने हैं। इससे क्या होगा कि जिनके पैसे सेव हैं, अगर मान लो किसी को ऑन द स्पॉट पैसे चाहिए तो वो बैंक से विड्रॉ कर सके। अगर बैंक ने सारा ही कैश लैंड कर दिया, आगे सारे पैसे दे दिए, तो कल को अगर इस पर्सन को पैसे चाहिए तो वो कैसे लेगा? बैंक तो कहेगा कोई बात नहीं, हमारा लोन से पैसे आने वाले हैं, हम आपको दे देंगे। सोचो तुम बैंक के ATM में गए, तुमने बोला मुझे 1 लाख रुपए निकालने, बैंक ने बोला राइट नाउ वी डोंट हैव कैश, आप काइंडली विजिट डे आफ्टर टुमारो व्हेन वी विल टेक लोन, वी हैव टू रिकवर लोन टुमारो, वी विल गेट द मनी एंड वी विल पे यू बैक। तो ऐसे कभी बैंक करेगा तो तुम्हारा ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई। अब अगर ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई, गवर्नमेंट ने बोला 10 की जगह 15% आपको अपने पास रखना है, तो वहां पे भी क्या होगा? लोन कम मिलेगा। तो वो क्या करेंगे? उनको तो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो रिकवरी होगी ना। इनको तो इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सेम वही चीजें हो जाएगी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड। तो ये तो बस एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था, ताकि तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया हो। तो जो मैंने अभी पढ़ाया उसमें कोई डाउट है किसी को? सर एक्सचेंज रेट का एक्सचेंज रेट, यस सर। देखो एक्सचेंज रेट, अगर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन करती है, गवर्नमेंट ऐसे काम करती है कि एक्सचेंज रेट चेंज हो, तो एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसमें हमारा फर्क पड़ता है। एक्सपोर्ट जो है हमारे वो महंगे हो जाते हैं और इंपोर्ट जो है वो सस्ते हो जाते हैं। अगर तुम्हें आज की डेट में मैं बोलूं तुम्हें यूएस से आईफोन मंगाना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम्हें यूएस से आईफोन मंगाना है। यूएस में जो आईफोन है उसका रेट चल रहा है लेट्स से $2000 का आईफोन चल रहा है, ठीक है। अभी एक्सचेंज रेट है 80 रुपीज पर डॉलर। सो दैट मीन्स अभी जो तुम्हें पैसे देने हैं 2000 इंटू 80, तुम्हें 1,60,000 कैश देना है रुपीज में, तभी तुम्हें $2000 का फोन मिलेगा। अगर हमारे रुपी की वैल्यू स्ट्रांग हो गई, 80 से ₹70 का हो गया, देन व्हाट विल हैपन? तुम्हें डॉलर तो 2000 का ही है, यूएस के अंदर एक फोन की वैल्यू 2000 दे रही है, लेकिन अब तुम 80 की जगह कितने दोगे? 70। तो दैट मीन्स तुम्हारे को अब 1,40,000 देने पड़े। दैट मीन्स तुम्हारी रुपी की वैल्यू बढ़ने की वजह से तुम्हारा जो एक्सपोर्ट है वो सस्ता हो गया है। मतलब अगर तुम्हें फोन परचेज करना है, तुम्हें इंपोर्ट करना है फोन, तो तुम्हारे को फायदा हो गया। लेकिन ऐसे ही जो बंदा एक्सपोर्ट करता है, जिसको बाहर सामान बेचना है, उसको पैसे आएंगे, उसको $2000 आने हैं। उसने जो इंडिया में लेट्स से उसने बिलिंग करी है, उसने इन डॉलर्स करी है,
तो अगर डॉलर में उसने बिलिंग करी है उसको $2000 ही आने, तो $2000 उसको आने, पहले आने थे 160, लेकिन इसकी वजह से आएंगे 140, जस्ट बिकॉज रुपी स्ट्रांग हो गए। अगर वो बिलिंग करते हैं इंडियन रुपीज में, लेट से वो ये करता है कि मैंने 2 लाख या 560, लेट से मैंने बिलिंग करी है, ध्यान से सुनना, मैंने बिलिंग करी है 5,60,000, मेरे को तो 5 लाख रुपीज 5,60,000 चाहिए, ठीक है। मैंने जो बिलिंग करी है इंडिया से एक्सपोर्ट के लिए, कि मुझे उस पर्सन से, जो बंदा बाहर है, मैंने उसको बोला मेरे को तो इंडियन करेंसी में 5,60,000 चाहिए, तो इट डजंट मैटर चाहे जो मर्जी रुपी की वैल्यू चेंज हो, मेरे को तो 560 मिलेंगे, मेरे को तो इंडियन करेंसी में पैसे चाहिए ना, तो मेरे को तो 560 मिलेंगे, तब मेरे को कोई इस चीज में फर्क नहीं है। बट अगर मैं डॉलर में अपनी बिलिंग करता हूं तो मुझे फर्क पड़ेगा। तो तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में इस चीज को समझने की जरूरत नहीं है कि ऐसी सिचुएशन होगी, इसमें क्या होगा। तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्सचेंज रेट में अगर चेंजेस होते हैं, उससे हमारी कंट्री की एग्रीगेट डिमांड में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें फर्क पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, तो यही मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी यूज्ड एज अ मीन of achieving ultimate economic objective for inflation control करना, balance of trade, full employment and real economic growth. To achieve these objectives, authority will set intermediate objective to the monetary policy कि क्या हर साल गवर्नमेंट रिव्यू करती है, हर 6 महीने बाद, साल बाद रिव्यू करती है कि इनमें क्या क्या चेंजेस करनी है अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए। अब आता है सबसे पहला उसमें हमारा मनी सप्लाई टारगेट्स। So to monitor economies, the money supply is an obvious intermediate target of the economic policy. This is because they claim that increase in money supply will raise the prices and incomes, and in turn will raise the demand for the money to spend. The current trend is it is called quantitative easing, whereby government prints more money in order to stimulate the economy. जैसे अब देखो ये इकोनॉमी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत एक्सेस नोट्स की प्रिंटिंग करी और वो नोट्स जो हैं वो इकोनॉमी में डाल दिए इन वन वे और दी अदर। जैसे हमने बताया था गवर्नमेंट स्पेंडिंग या और भी बहुत सारे तरीके, गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोट्स प्रिंट करे, तो वो नोट्स जो हैं वो गवर्नमेंट अपनी पॉकेट में थोड़ी रखेगी, वो नोट कहाँ पे आएंगे, कंट्री के अंदर। नोट यहाँ पे आना मतलब लोगों की इनकम राइज होना, लोगों की इनकम राइज हो और कंट्री की जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी। लेकिन इससे क्या होता है, इससे डिमांड बढ़ेगी, इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, तभी गवर्नमेंट हर साल नोट्स नहीं प्रिंट करती है, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, दे विल टेंड टू बाय मोर, ज्यादा बाय करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ाने के लिए उनको या तो रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो दे विल इंक्रीज द प्राइस, क्योंकि डिमांड से मैच करने के लिए हमें प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, तो प्राइस बढ़ेगा तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इसीलिए दिस इज वन वे जिससे गवर्नमेंट हमारी अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर कर सकती है। अब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जो हमने ये पढ़े थे, इनको देखते हैं एक बार। सबसे पहले चेंजिंग इंटरेस्ट रेट, ये मैंने तुम्हें भी बताया था कि हायर रेट्स लेंड टू अ सेविंग मोर। अगर हायर इंटरेस्ट रेट होगा लोन पे, दैट मींस हम सेव ज्यादा करेंगे और हम खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे मतलब डिमांड फॉल करेगी एंड वाइस वर्सा। चेंजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो मैंने बताया था तुम्हें CRR SLR कि मिनिमम बैलेंसेस हेल्ड बाय बैंक, इंक्रीज्ड रिजर्व्स हेल्ड बाय बैंक मींस लेस लेंड टू कस्टमर्स, सो वी हैव लेस टू स्पेंड। अगर तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि हमारी जो इकोनॉमी में आम जनता है उनके पास कितना पैसा आ रहा है, सिर्फ अगर ज्यादा पैसा आ रहा है उनके पास, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में पॉइंट नहीं समझ आया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है इससे इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, तुम सोचना कि हमारी इकोनॉमी है, दिस इज इकोनॉमी, दैट मींस आम जनता, पब्लिक में पैसा आ रहा है या नहीं। अगर पब्लिक में ज्यादा पैसा आ रहा है दैट मींस डिमांड बढ़ेगी, अगर पब्लिक में पैसा कम आ रहा है कि पहले इतना आ रहा था अब कम आ रहा है, तो डिमांड विल फॉल। तो अगर गवर्नमेंट ने रिजर्व रिक्वायरमेंट रख दी कि आपको मिनिमम इतने पैसे अपने पास रखने, तो उससे क्या होगा, आम जनता के पास गवर्नमेंट कम लोन दे पाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। Intervention to influence in exchange rates, that means buying or selling currency. Overseas goods become relatively more expensive, so we have and so we buy less of them.
डॉलर में चेंजेस करने के बाद, रुपीस में चेंजेस करने के बाद क्या फर्क पड़ सकता है? या तो बाहर की चीज सस्ती हो सकती है या बाहर की चीज महंगी हो सकती है। अगर बाहर की चीज महंगी हो गई तो हम क्या करेंगे? हम वो चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे, वी विल टेंड टू बाय इट फ्रॉम इंडिया ओनली, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। और अगर बाहर की चीज सस्ती है तो हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। इंडिया में अगर वो सेम चीज मिल रही है तो हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया वाली तो महंगी है। हम कहेंगे यार बाहर से ही करते हैं, वो तो सस्ती पड़ रही है। जैसे इंडिया में मोस्टली चाइनीज प्रोडक्ट बिकता है, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में भी हैं जो वैसी चीजें बनाती है, लेकिन वो कॉस्टली पड़ती है उनको, क्योंकि यहाँ पे लेबर थोड़ी सी कॉस्टली है एज कम्पेयर टू चाइना। तो लोग क्या करते हैं? चाइनीज प्रोडक्ट लेते हैं। उससे क्या हो रहा है? इंडियन इंडस्ट्रीज का काम ही नहीं चल रहा, इनकी सेल ही नहीं हो रही। सेल नहीं हो रही, इनकी जो लेबर है वो बेली बैठी है। तो दैट मीन्स हमारी जो कंट्री है उसमें हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को, जिनको जॉब्स मिली है उनको सैलरी कम मिल रही है, ये खर्चा कम कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड फॉल कर रही है। तो दिस इज अ मिक्स मैच ऑफ एवरीथिंग। एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड में भी फर्क पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी एम्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विच हेल्प्स इन्फ्लेशन। अगर हम कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन पे तो उससे फायदा क्या होगा? व्हाट इज इन्फ्लेशन बेसिकली? अगर मैं तुम दोनों में से पूछूं व्हाट इज इन्फ्लेशन? अब्दुल अली, सबिया, इन्फ्लेशन क्या होती है? प्राइसेस का बढ़ना। हर चीज के प्राइसेस का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। हमारी इनकम उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही, लेकिन चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन के भी टाइप्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो इन्फ्लेशन को बेसिकली हर कंट्री का टारगेट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। कैसे? इट प्रोवाइड्स ग्रेटर इकोनॉमिक सर्टेनिटी थ्रू लो इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट अच्छी प्लानिंग कर सकती है अगर हमारी इन्फ्लेशन कम रहेगी। एंश्योर बिजनेस कॉन्फिडेंस। अगर इन्फ्लेशन कम है तो दैट मीन्स लोग खर्चा करेंगे, लोगों को पता है चीजें महंगी नहीं है, लोग खर्चा करेंगे, बिजनेसेस चलेंगे। प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगे, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई नहीं होंगे। जैसे हम कहते थे पहले ये चीज 100 की थी, आज वो चीज 500 की मिलती है, तो वो चीज नहीं होगी। गवर्नमेंट कैन डू बेटर प्लानिंग और लोग खर्चा करेंगे। वो कहेंगे यार पहले ये चीज 100 की मिलती थी, आज 500 की मिलती है, छोड़ क्या लेनी, इतनी महंगी हम नहीं लेंगे। एग्जाम्पल जैसे इसका छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कोक की बॉटल या पेप्सी की बॉटल। आज से बहुत टाइम पहले, आज से 5-6 साल पहले या 10 साल पहले, मैंने जो अपने टाइम में देखा है कि हर बंदे के फ्रिज में 2 से 3 2 लीटर वाली कोक की बॉटल होती थी, क्योंकि तब कितने की मिलती थी? 60 की या 40 की, उतने की मिलती थी। आज की डेट में वो कोक की बॉटल 100 की आती है, तो लोग नहीं लेते, क्योंकि लोगों की इनकम थोड़ी है कि इतनी ज्यादा हुई है। 5 साल पहले अगर किसी की इनकम 60,000 थी, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आज उसकी इनकम 1 लाख हुई है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही। ठीक है ना? तो अगर हमारी इन्फ्लेशन ना हो तो पीपल विल स्पेंड मोर और हमारे प्राइसेस भी स्टेबल रहते हैं। उससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री की वो बढ़ती है। सिंपल, कुछ ज्यादा खास नहीं है, एक बार प्लेन रीड करोगे इसको समझ आ जाए। मेन तुम्हें पढ़ना है ये चीजें कि कैसे कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, विच कैन आस्क इन द क्वेश्चन। इसमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है? जैसे व्हाट दे कैन डू, दे विल गिव यू कि इसमें से बताओ कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के हमारे which of these is not a monetary policy system by which government can, या monetary policy instrument by which government can change the aggregate demand। वो 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से एक तुम्हारा फिस्कल पॉलिसी का होगा। 3 मॉनेटरी पॉलिसी की होंगी, फिस्कल पॉलिसी का। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा इसमें से मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं है। तो ये सारी मॉनेटरी पॉलिसी की जो मेन हेडिंग्स है, क्या क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो तुम्हें अच्छे से लर्न करने हैं। बाकी तो सिंपल लॉजिक्स ही हमारे, सिंपल कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक्स है, वो तो एक बार पढ़ोगे चैप्टर तो धीरे धीरे समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की टर्मिनोलॉजी। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है ये हमने लास्ट क्लास में कर ही लिया था। अब आता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट नेशनल इनकम। सो व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट नेशनल इनकम? सो फुल एम्प्लॉयमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट मींस कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज इक्वल टू aggregate supply, that is equal to fully utilization of all resources। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इफ वन एम ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक पॉलिसी, one aim of the country of economic policy is full employment, then the ideal equilibrium level of national income will be where aggregate demand is equal to aggregate supply are in balance at full employment level of national income,
without any inflationary gap. In other words, there is aggregate demand at current price. मतलब कोई inflationary gap नहीं है. Inflationary gap मतलब कि inflation की वजह से चीजों का प्राइस बढ़ गया है, वो चीज नहीं है. Inflationary gap means कि inflation की वजह से चीजों का प्राइस बढ़ गया है, वो चीज नहीं है. हमारे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं. जितनी हमारी एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में फुली यूटिलाइज हम कर रहे हैं, और उतनी ही मार्केट में चीजों की सप्लाई है. किसी चीज की कमी नहीं है, कोई चीज एक्सेस नहीं बन रही. दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट नेशनल इनकम. Equilibrium at national income is when demand of goods and services are in balance with the supply. Equilibrium means aggregate demand is equal to aggregate supply, but it's not mandatory कि जो ये supply है ये 100% हमारे resources utilize हो रहे हैं. अगर resources 100% utilize हो रहे हैं, that is full employment of resources. हो सकता है हमारी जो condition है हम सिर्फ 60% ही यूज कर रहे हैं, कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं. हम सिर्फ 60% कैपेसिटी पे ही काम कर रहे हैं और 60% कैपेसिटी पे ही हमारी डिमांड फुलफिल होगी. दैट मींस अभी हम चाहे तो 40% पे और काम कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं. क्यों? क्योंकि करेंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है. तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज सेम एज एग्रीगेट सप्लाई, इट इज इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू दी फुल एम्प्लॉयमेंट या लेवल ऑफ रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्म, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप. अब डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है गाइस? डिफ्लेशनरी गैप ध्यान से देखना. नॉर्मली क्या होता है, जहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, ध्यान से सुनना, जहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, कि जैसे हमारा एक लेबर है, ध्यान से सुनना, हमारी फैक्ट्री है जिसमें 8 आवर्स का काम हो सकता है, 8 आवर्स का काम हो सकता है, लेकिन हमारी जो फैक्ट्री है वो सिर्फ 60% कैपेसिटी पे ही काम कर रही है, और हमारी एग्रीगेट डिमांड हो गई एग्रीगेट सप्लाई के बराबर. जस्ट एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं नेशनल लेवल पे, कि हमारी सारी जो कंपनीज हैं वो 8 घंटे या 10 घंटे काम कर सकती है, 10 आवर्स तक वी कैन वर्क, और हम 60% पे काम कर रहे हैं. तो 10 आवर्स 60%, दैट मींस हम सिर्फ 6 आवर ही काम कर रहे हैं. तो 6 आवर्स काम करने के बाद हमारी जितनी एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है वो फुलफिल हो गई है, फुलफिल हो गई है. इससे क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर डिमांड चीजों की कम हो गई तो उससे क्या होगा, अगर डिमांड और कम हो गई तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई मैच करने के लिए हम रिसोर्सेज और कम यूज करेंगे. तो रिसोर्सेज अगर हम और कम यूज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, या फिर अगर इसी बात में मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम पे, कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, बट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा नहीं हो रहा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इनको बात की थी कि आपको हम 1 महीने के 1 लाख रुपीज देंगे या सैलरी, हम आपको सैलरी देंगे 1 लाख रुपीज फॉर, आप रोज के 10 घंटे काम करोगे. अब वो काम कर रहे हैं सिर्फ 6 घंटे. आप अगर वो 6 घंटे काम कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हमें उनकी सैलरी भी कम करनी पड़ेगी. हमने तो जो उनकी सैलरी डिसाइड की थी वो 10 घंटे के हिसाब से की थी कि फुल यूटिलाइजेशन, तुम्हारे को पूरा यूटिलाइज करेंगे, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं हो रही, तो उनसे 6 घंटे काम करा रहे हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी सैलरी कम करनी पड़ेगी. लेकिन हम ये चीज नहीं कर सकते. हम किसी एम्प्लॉय को थोड़ी बोल सकते हैं कि हम तेरी सैलरी कम करेंगे. तो व्हाट विल हैपन, पीपल डू नॉट वांट देयर वेजेस टू गो डाउन इवन टेम्परेरीली. दिस विल क्रिएट अ डिफ्लेशनरी गैप वेयर प्राइसेस स्टे फेयर एंड कांस्टेंट, बट आउटपुट एंड डिमांड चेंज. कि प्राइसेस सेम है, चीजों के प्राइसेस सेम है, लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है, आउटपुट है, इसमें फर्क पड़ रहा है. तो आजकल तुमने देखा होगा, आजकल क्या हो रहा है, लोगों को जॉब से निकालते हैं और एक बंदे को 2 बंदों का काम देते हैं. आजकल यही है कि डिमांड ज्यादा नहीं है चीजों. रिसेशन कैसे कह रहे हैं कि अगले साल आ सकता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है. तो डिमांड को मैच करने के लिए हमें सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी. सप्लाई कम करने के लिए हमें रिसोर्सेज भी कम यूज करने हैं. लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको तो पैसे पूरे देने पड़ेंगे. हम तो उनको बोल नहीं सकते कि तुम्हारे को सैलरी आधी देंगे. बहुत सारी कंपनी सैलरी भी कट कर रही है. जो नहीं कर रही वो क्या कर रही है, वो अगर 10 बंदे हायर किए हुए थे, देयर आर 10 पीपल, 10 में से 4 को निकाल दिया, वो 6 को रखते हैं. वो 6 को कहते हैं हम तुम्हें सैलरी पूरी दे रहे हैं, लेकिन काम भी तुम फिर पूरा पूरा करो, तुम्हारे को तो हम पूरा यूटिलाइज करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम 10 बंदे हायर कर सकते हैं, वी हैव द कैपेसिटी टू हायर 10 पीपल, बट हम 10 की जगह 6 को ही हायर करेंगे. अब हम क्यों फालतू में तुम चारों को सैलरी दें? दिस इज टू मैच द लेवल, दिस इज टू मैच द लेवल ऑफ जो डिमांड चल रही है. इसीलिए आजकल ये जो ले ऑफ्स ये सब कुछ बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस है. दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दिस थिंग इज गोइंग ऑन. डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है चीजों की आजकल. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ डिफ्लेशनरी गैप. नेक्स्ट आता है स्टैगफ्लेशन. ये टर्म याद रखना, स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन मींस हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन.
हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, चीजें और ज्यादा महंगी होती जा रही है, दैट इज कॉल्ड सिंपल स्टैगफ्लेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम इन नेशनल इनकम, डिफ्लेशनरी गैप एंड स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस साइकिल के फेजेस क्या होते हैं, जैसे यही फेजेस हमारे इकोनॉमी के होते हैं, इकोनॉमी के भी यही फेजेस होते हैं, बिजनेस साइकिल के भी फेजेस स्टैगफ्लेशन फिर से बता दो। स्टैगफ्लेशन इज द सिचुएशन वेयर देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट, जॉब्स नहीं है और चीजें बहुत ज्यादा ओवर प्राइस होती जा रही है, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस होती जा रही है, ना तो अनएम्प्लॉयमेंट और चीजें बहुत महंगी हो रही है। जैसे आजकल हो रहा है ना कि आजकल की मार्केट में क्या चल रहा है, हम कुछ भी लेने जाएं, अब आज की डेट में सैमसंग का नया फोन आया S23, वो 150 160 का है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, अब बेचारा कोई लेना चाहे वो नहीं ले सकता। वो तो आजकल तो हर आजकल जितने भी लोग जॉब्स कर रहे हैं, आज से 2-3 साल पहले क्या होता था, मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रेंड हाउ दिस फॉलोज। आज से 2-3 साल पहले क्या होता था, जो लोग जॉब करते थे ना, दे टेंड टू बाय थिंग्स ऑन लोन, वो लोन पे ले लेते थे। क्या, जैसे लोन पे उन्होंने मोबाइल ले लिया, आईफोन्स ले लिए, लोन पे घर ले लिए, लोन पे कार ले ली, उनको मजा आता था कि हाँ ठीक है हमारी जॉब चल रही है, देवर सिक्योर कि हमारी जॉब तो है ही है, ऐसे तो हमें निकालेंगे नहीं, ठीक है ना, तो हम अपना मोबाइल ले लेते हैं, 2 साल में मोबाइल की किस्तें उतर जाएंगी, 6-7 साल में कार की किस्तें उतर जाएंगी, अन करते थे, विच इज ओके, वो चलता था। लेकिन अब जैसे ही रिसेशन आना स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इतनी नहीं है चीजों की, तो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। अब जिन लोगों को जॉब से नहीं निकाला, जो काम कर रहे हैं, उनके अंदर डर बैठा हुआ है कि कहीं हमें ना निकाल दे, सो दैट्स व्हाई दे आर सेविंग, दे आर नॉट स्पेंडिंग। अब वो स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो स्पेंड नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स एक तरह से बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला गया, तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट। और जो चीजें हैं, चीजें तो महंगी हो रही है क्योंकि रॉ मटेरियल भी कॉस्टली हो रहा है, रॉ मटेरियल इज गेटिंग कॉस्टली, तो इसीलिए हाई इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है, चीजें भी बहुत महंगी हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे फोन लेना। आज की डेट में एक सर्वे मैंने, मतलब इट्स नॉट ऑथोराइज प्लेस जहां मैंने पढ़ा था, बट वैसे ही जैसे आजकल थोड़ी बहुत न्यूज आती रहती है, तो आई रेड एंड आई एनालाइज के यस दिस इज ट्रू, कि सैमसंग जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी सेल बहुत ज्यादा होगी, वो भी नहीं होगी, क्योंकि लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। ये जो सैमसंग S23 अल्ट्रा है, तुम्हें पता है जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन, दे डोंट टेंड टू बाय फोन अगेन एंड अगेन, नॉर्मली वो नहीं लेते, सबका एक अपना माइंडसेट होता है। तो नॉर्मल जो माइंडसेट एक बिजनेसमैन का होता है, उसका ये नहीं होता कि मेरे को फोन बहुत ज्यादा लेने, अनटिल एंड अनलेस कि वो किसी ऐसे बिजनेस में है जहां उसको दिखावा करने, जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं या जिनका प्रॉपर्टी का काम है, जिनका शो का काम है, वहां पे दे टेंड टू बाय कॉस्टलियर फोन, बट जिनका रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ है, वो ज्यादा फोन चेंज नहीं करते। जो सर्विस वाले लोग हैं ना, वो प्रेफर करते हैं कि वो हर 2-3 साल बाद फोन चेंज करें। रीजन क्या होता है, वो जॉब करते हैं, जॉब में आसपास लोग होते हैं, तो एक इन्वायरमेंट बना होता है कि नए नए फोन लेना, ये लेना। एक स्टडी आई थी कि मोस्टली जो फोन बिकते हैं वो सैलरीड क्लास ज्यादा लेती है और बिजनेस क्लास कम लेती है, फोन सैलरीड क्लास ज्यादा लेती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अब वो फोन्स कम बिकेंगे हमारे, और फोन ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगा है। तो अगर कंपनी को अपना सेल्स बढ़ानी है या फिर ओवरऑल इकोनॉमी में अगर हमें इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, तो या तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, वो पॉसिबल नहीं आज की रेट में, तो उनको चीजों के रेट कम करने पड़ेंगे, तभी चीजें बिकेंगी, वरना चीजें बिकेंगी नहीं, कंपनी को नुकसान होगा। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं एक बिजनेस साइकिल। तो सबसे पहला जो हमारा बिजनेस साइकिल होता है, जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है, जहां से स्टार्ट करते हैं, देयर इज अ फेज जहां से रिसेशन स्टार्ट होता है। रिसेशन मींस कि अब हमारे बिजनेस में फॉल आना स्टार्ट होगा, हमारे बिजनेस की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। अब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, हम लोगों को जॉब पे भी रखा हुआ है, तो हमें तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, चीजें बिक नहीं रही हैं। पहले हमारी 10,000 चीजें बिकती थी, अब हमारी 5,000 चीजें बिक रही हैं, तो हमें तो सारा का सारा खर्चा इसी में से पूरा करना है अपना। हमने फैक्ट्रियां रेंट पे ली हुई हैं, हम एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, वो सारा खर्चा कहां से निकालेंगे, इन्हीं यूनिट से जो बिक रहे हैं, तो हमको यूनिट के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। या तो यूनिट की पाई बढ़ाओ या लोगों को जॉब से निकालो ताकि खर्चे कम हो। तो दैट्स हाउ दैट्स अ पॉइंट रिसेशन, जहां पे हमारी चीजों की हमारी वैल्यू गिरनी, या तो प्राइसेस, अब गवर्नमेंट यही करेगी ना, चीजें को प्राइस बढ़ाएगी तब भी कोई फायदा नहीं है, दे विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस, तो प्राइस कम करेगी धीरे 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 लोग, तो हमारा पेज आ जाएगा डिप्रेशन का। डिप्रेशन मतलब इस स्टेज पे आके हमारी मार्केट में जॉब भी बिल्कुल नहीं है, चीजें बहुत महंगी हैं, बिक नहीं रही हैं चीजें,
बिल्कुल इकोनॉमी जो है कंट्री की वो डाउन हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन फेज। जब डिप्रेशन फेज आता है तो गवर्नमेंट टेक्स इनिशिएटिव, गवर्नमेंट करती है क्या, गवर्नमेंट मार्केट में बहुत पैसे डालती है, गवर्नमेंट लोगों के हाथ में पैसे देती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, टैक्सेशन के थ्रू, मनी सप्लाई के थ्रू, इंटरेस्ट रेट लोन्स का बहुत कम कर लेते हैं ताकि लोग लोन ले। अब तुम्हें अगर मैं बोलूं कि तुम मार्केट से 2% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो तुम लोन ले सकते हो, 2% पे मिले मैं खुद उठा लूंगा। अगर मैं 1 करोड़ का लोन लेता हूँ और साल का मुझे सिर्फ 2% इंटरेस्ट देना है, 2 लाख रुपीज, मैं तो वैसे ही लोन ले लूं कि ठीक है मेरे को दे दो 1 करोड़ का लोन, 2 लाख ही तो इंटरेस्ट देना है, कोई ना पे कर देंगे, कुछ ना कुछ तो इस 1 करोड़ से करेंगे ही, कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ही। तो ऐसे गवर्नमेंट मनी सप्लाई करती है मार्केट में ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और वो खर्चना शुरू करे। पैसा आएगा, चीजों की डिमांड बढ़नी शुरू होगी, देन होगा स्टेज रिकवरी। रिकवरी के बाद लास्ट में जब सेम हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मैच हो जाएगी, दैट स्टेज विल बी कॉल्ड एज बूम स्टेज, जहां पे बिल्कुल हमारी एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबको जॉब मिल गई और इन्फ्लेशन भी लिमिटेड है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ बूम फेज। तो हमारा बिजनेस साइकिल या इकोनॉमी साइकिल ऐसे ही चलता है, नॉर्मली ऐसे ही चलता है। और ऐसा नहीं है, कहते हैं ना अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे ही बुरे दिन रहते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। तो सरकार क्यों बनाई है, हमने इसलिए बनाई है ना कि दे विल हेल्प अस। तो बुरे दिन आते हैं तो सरकार हमें निकाल के अच्छे दिन में कन्वर्ट करती है, वो मेहनत करती है, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस करती है, फिजिकल पॉलिसी में चेंजेस करती है, वो मॉनिटरी पॉलिसी में चेंजेस करती है। तो ऐसे ही हमेशा हमारा बिजनेस साइकिल चलता रहता है। और इसको जैसे हमने एमए में पढ़ा था ट्रेंड लाइन, ऐसे दिस इज कॉल्ड अ ट्रेंड लाइन, कि हमेशा इकोनॉमी का ट्रेंड ऊपर ही रहता है। बहुत रेयर है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी ऐसे डाउन जा रही हो, डाउन जा रही है तो मतलब वो तो खत्म ही हो जाएगी कभी ना कभी, ठीक है ना। ये है कि एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर जाके नीचे आ सकती है, बट धीरे धीरे फिर वो ग्रो कर जाएगी, धीरे एंड धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली। एंड इट टेक्स ईयर्स। तुम्हें देख के लग रहा होगा कि एक एक दिन में हो जाता है, नहीं, इट टेक्स ईयर्स। मे बी हो सकता है कि यहां से यहां तक आने में इट टेक्स 10 ईयर्स, यहां से यहां तक आने में इट टेक 50 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। तो ईयर्स का कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल। तो जो हमने पढ़ा था सबसे पहला, वो था हमारा एक रिसेशन फेज। रिसेशन फेज में क्या होता था, कंज्यूमर डिमांड फॉल्स, डिमांड कम होती है, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमारे अनप्रॉफिटेबल होंगे। अगर कोई बिजनेस सोचेगा कि मैं नई चीज में पैसे इन्वेस्ट करता हूं तो उसको वहां से प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं है चीजों की, चीजें बिकेंगी नहीं, तो उसको जेब से खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, हमें इन्वेंट्री लेवल कम रखने पड़ेंगे, जहां हम अपना बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा करके रखते थे, अब हमें स्टॉक कम करके रखना पड़ेगा। क्यों, स्टॉक बिकेगा ही नहीं, पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, तो खरीदो ही मत, बनाओ ही मत। तो सम कंपनीज अनेबल टू सेल देयर इन्वेंटरीज बिकम इंसॉल्वेंट, कुछ कंपनीज अपनी चीजें नहीं बेच पाएंगी और वो कंपनीज बंद हो जाएंगी, दैट इज रिसेशन फेज। उसके बाद मैंने बताया था डिप्रेशन आता है। ड्यूरिंग द इफ ड्यूरिंग द रिसेशन फेज देयर इज अ लैक ऑफ स्टिमुलस टू एग्रीगेट डिमांड, अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन विल सेट इन। कि अगर एग्रीगेट डिमांड पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई तो डिप्रेशन हो जाएगा, कि कोई सामान नहीं बिक रहा, कोई सामान क्या कहते हैं, सारी कंपनीज लॉस में जा रही हैं, जॉब्स नहीं है मार्केट में, पैसे नहीं है खर्चने को, तो दैट इज कॉल्ड अ डिप्रेशन फेज। उसके बाद आता है हमारा रिकवरी। अब जब डिप्रेशन होता है, या गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, जब रिसेशन आना शुरू होता है ना, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में हमें लग रहा है कि रिसेशन आएगा, तो जब रिसेशन आने वाला होता है तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स देती है ताकि रिसेशन कंट्रोल हो जाए। ऐसा नहीं है आता रहे हम कुछ छेड़ते नहीं है चलता रहे, नहीं, गवर्नमेंट टेक स्टेप ताकि जो रिसेशन है वो कम हो और हमारी रिकवरी हो इकोनॉमी की। तो रिकवरी इज यूजुअली स्लो टू बिगन ड्यू टू जनरल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी। जब भी रिकवरी होती है इनिशियली लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। अब आज जैसे वही बात, आज लोगों को, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला गया, गवर्नमेंट ने बोला है कि अगले साल किसी को जॉब से नहीं निकाला जाएगा। स्टिल अगले साल भी जिन लोगों को जॉब मिली भी होगी ना, वो वाले लोग भी वो वाले लोग भी सामान परचेज नहीं करेंगे, उनको अभी भी डर होगा, माइंड ट्रस्ट नहीं है। वो ट्रस्ट बिल्डअप होने में इट विल टेक टाइम, मे बी 1 2 3 4 ईयर्स, कि हाँ यार अब जॉब परमानेंट है, अब मार्केट ठीक हो गई है। तो जब तक वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तब तक वो चीज रहेगी, तब तक डिप्रेशन रहेगा। तो रिकवरी बहुत स्लोली होती है। गवर्नमेंट लुक टू बूस्ट डिमांड यूजिंग फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी, टुगेदर विद कॉन्फिडेंस आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट राइज। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है तो आउटपुट बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और धीरे धीरे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आती है और इकोनॉमी हमारी चल पड़ती है। वंस द एक्चुअल आउटपुट हैज रिजन अबव द ट्रेंड लाइन, the boom phase of the cycle is entered, capacity and labor become fully utilized, further rises in demand that lead to अब जब बूम स्टेज आता है, बूम स्टेज में क्या हो रहा है,
पूरी यूटिलाइजेशन हो रही है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, जितनी एग्रीगेट डिमांड है उतनी एग्रीगेट सप्लाई है, और ज्यादा भी हो रही है, डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है, चीजों की और ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो वहां पे फिर हमारा इन्फ्लेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अगर हमारा बूम आ रहा हो तो इन्फ्लेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होती है। कंपनीज बोलती हैं कि यार डिमांड बहुत ज्यादा है चीजों की, तुम बना ही नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी चीजें महंगी कर देते हैं। जैसे आजकल अगर मैं तुम्हें बोलूं एक तरह से, ये सिचुएशन, बूम सिचुएशन किस इंडस्ट्री में आ रही है? ये आ रही है एआई इंडस्ट्री में। एआई इंडस्ट्री में आज की डेट में बूम आ रहा है, क्योंकि एआई में डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन अभी सप्लाई इतनी नहीं है। धीरे धीरे सप्लाई बन रही है, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, लेकिन अभी इतने सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जो सॉफ्टवेयर हैं दोज आर पेड। चैट जीपीटी इज अ सॉफ्टवेयर जो इंडिया में फ्री है, लेकिन 2-3 कंट्रीज में इट इज पेड, और वो है अच्छा खासा प्राइस। इट इज, अगर आई थिंक मंथली इट इज लाइक 4,000 to 5,000 रुपीज, अगर मैं इंडियन की बात करूं। वो पे कर रहे हैं यूज करने के लिए। इंडिया में आ जाएगा तो हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं पे, वो भी फ्री में है, ताकि लोगों की आदत पड़ जाए। चैट जीपीटी इतना फेमस हो जाए कि लोगों को आदत पड़ जाए चैट जीपीटी की, कि अगर थोड़ा बहुत पे करना भी पड़े तो वो कर दे। वो एक माइंडसेट कर रहे हैं सेट लोगों का। तो जब एग्रीगेट डिमांड और ज्यादा फॉल करती है, वहां पे फिर इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वहां भी गवर्नमेंट को फिर कंट्रोल करना पड़ता है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, कोई भी तुम तीनों में से मुझे बताओ, अगर एग्रीगेट डिमांड कंट्री की बहुत ज्यादा बढ़नी स्टार्ट होगी, सप्लाई उतनी नहीं है, तो कंपनीज विल टेंड टू रेज द प्राइसेस, प्राइसेस रेज करेंगे, और उससे इन्फ्लेशन आ जाएगी। हाउ कैन गवर्नमेंट कंट्रोल इन्फ्लेशन यहाँ पे? सर मॉनेटरी पॉलिसी ये सबसे कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल। कोई एक आधा एग्जाम्पल? सर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, बहुत सारे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हमें पता है कि फिस्कल पॉलिसी से भी कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कोई वन एग्जाम्पल? सर ऐसे इन्फ्लेशन हो गया तो हम लोग सीआरआर को इंक्रीज कर देंगे, कैश रिजर्व रेशियो को, तो परफेक्ट, इससे कैश रिजर्व रेशो या कोई रेशो इंक्रीज कर दो, उससे क्या होगा, मार्केट में पैसा कम होगा। पैसा मार्केट कम में होगा पैसा तो कम प्राइस कम होगा हो गया। तो पीपल विल टेंड टू स्पेंड लेस, लेस स्पेंड करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो वो सप्लाई से मैच कर जाएगी। एब्सोल्युटली राइट। क्या इनको प्राइसेस कम करने पड़ेंगे चीज बेचने के लिए? एब्सोल्युटली राइट। सो यही कॉन्सेप्ट तुम्हें अपना माइंड में बना के चलना है, कि तुम समझ सको सिचुएशन एंड हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन। तुम्हें बहुत डिटेल में नहीं जाना, तुमसे कोई रिटर्न क्वेश्चन नहीं आएगा कि पूरा एक्सप्लेन करो। तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, और कैसे गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक। अच्छा, इसमें कोई डाउट किसी को गाइस? सिंपल है वैसे तो, कुछ खास नहीं है, बट स्टिल। Oh, sir. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, इन्फ्लेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। कि इन्फ्लेशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन मींस, अब दो टर्म आते हैं, एक आते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मींस राइजिंग प्राइसेस, and deflation means falling prices. So inflation is the name given to increase in price level. It is also manifest in the decline in purchasing power of money. ये भी याद रखना कि हमारी मनी की परचेजिंग पावर कम होती है इन्फ्लेशन से। कैसे? जहां पहले 100 रुपए की एक चीज आती थी, आज वो 500 रुपए की एक चीज आ रही है। दैट मीन्स हमारे रुपी की वैल्यू कम हो रही है। एक्सचेंज रेट में भी इससे फर्क पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो तो एक्सचेंज रेट हमारी उस कंट्री के कम होते हैं। क्यों? एक चॉकलेट पहले 100 की आती थी, आज वो चॉकलेट 500 की आ रही है, तो मतलब हमारे रुपये की वैल्यू क्या रहेगी? 500 रुपए की एक चॉकलेट आ रही है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां के जो करेंसी है उनकी वैल्यू, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आई थिंक, तुम्हें पता है एसीसीए का एक एग्जाम, जैसे यहाँ पे हम इंडियन रुपीज में बात करते हैं, इट इज अराउंड 8,000 to 9,000 रुपीज फॉर नॉलेज लेवल, जो हमें एग्जाम बुक कराने के लिए देना पड़ता है। पाकिस्तान में यू हैव टू पे 22-23,000 रुपीज, उनके पाकिस्तान रुपीज। ठीक है ना? और भी दूसरी कंट्रीज है जहां पे तुम्हें हो सकता है बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़े। पाउंड की बात करूं, कितने पाउंड होते हैं? इट्स 8 पाउंड। पाउंड की अगर मैं बात करूं, इट जस्ट 8 to 9 पाउंड। दैट्स इट, वहां तो कुछ भी नहीं है। तो रुपी की इन्फ्लेशन की वजह से हमारे परचेजिंग पावर, मनी की जो पावर होती है, परचेजिंग पावर, वो भी कम होती है। ठीक है? और डिफ्लेशन मींस डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ, डिक्रीजिंग द प्राइसिंग, दैट मींस इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बाकी अभी मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहा, तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। सिंपल रीड करना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। Why inflation is a problem? इन्फ्लेशन प्रॉब्लम क्यों होती है? पहला, inflation leads to redistribution of income and wealth in ways which may be undesirable.
कैसे, अब देखो इन्होंने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने पढ़ा था एग्जाम्पल, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो रिच होता है वो और रिच होता जा रहा है, और जो पुअर होता है वो और गरीब होता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन अगर हो तो रिच बहुत ज्यादा रिच होता जाता है, पुअर बहुत ज्यादा पुअर होता जाता है। कैसे, उसका उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। देखो ये दो बंदे हैं, ध्यान से देखना है, दो बंदे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने इससे कुछ सामान परचेज किया था, इस पर्सन ने इससे कुछ सामान परचेज किया था, कितने का, 1 लाख रुपीस का। इस पर्सन ने इससे कुछ सामान परचेज किया था 1 लाख रुपीस का, और ड्यू टू एनी रीजन ये इसको पैसे नहीं दे पाया, और इसने इसको बोल दिया कि यार मैं ना बाहर जा रहा हूं, कोई सिचुएशन हो गई है, तो मैं ना तुम्हें 2 साल बाद पैसे दूंगा, सो आफ्टर 2 years आई विल पे यू दिस 1 लाख। ये दोनों नोन थे, फ्रेंड्स थे, या कुछ भी लगा लो। तो इसने बोला मैं 2 साल बाद पैसे दूंगा, इसने बोला ठीक है 2 साल बाद दे देना। इसने 2 साल बाद उसको 1 लाख दे दिए, ठीक है। अगर रुपये की बात भी ना करो, उधारी की बात कर लो। जैसे अमीर होते हैं, अमीर बेसिकली व्हाट दे डू इज दे टेक मनी फ्रॉम पब्लिक। इन व्हाट वे, उनको शेयर्स देते हैं, ठीक है, बैंक से लोन लेते हैं, सेल करते हैं चीजों की, दे टेक मनी फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। तो उन्होंने लोगों से पैसे लिए, उसके बाद वो बाद में धीरे धीरे करके वो पैसे लोगों के रिटर्न करते हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट देव गिवन। उससे क्या हुआ, ये जो बंदा था जिसने लोगों से पैसे लिए, इसने तो पैसे खा पी लिए, अपना काम कुम कर लिया। नुकसान किसका हुआ, इसका। कैसे नुकसान हुआ, आज की डेट में इसने 1 लाख दिए, आज की डेट में लेट से 1 लाख रुपीस में एक टाटा नैनो आ जाती है। नैनो वैसे बंद हो चुकी है, बट जब नैनो थी, सोचो एक टाटा नैनो आज की डेट में आती थी। 2 साल बाद इसने इसको पैसे वापस किए। अब ये खुश तो हो गया कि चलो मेरे को लाख रुपए मिल गए, पूरे पूरे पैसे दे दिए, उसने एक पैसा नहीं काटा। लेकिन 2 साल बाद जब इसने देखा कि एक टाटा नैनो जो है वो आज की डेट में 1.5 लाख की होगी है, बहुत महंगी होगी। तो मतलब इसकी मनी की पावर तो कम होगी है ना। इसने जितनी पावर वाली मनी दी थी उसके कम पावर वाली मनी इसको मिली है। तो इन्फ्लेशन की वजह से हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाता है, विच इज अनडिजायरेबल। रिच बिकम रिच एंड पुअर बिकम पुअरर। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टेक फ्रॉम अकाउंट पेबल टू अकाउंट रिसीवेबल, के जो रिसीवेबल वाला है उसका नुकसान हो जाता है और पेबल वाले का फायदा हो जाता है। ये इन्होंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, इससे बहुत ज्यादा डिटेल में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल बस ये समझना, ठीक है। In general, in times of inflation, those with economic power tend to gain the expense of the weak, particularly those on fixed income. अब यही सेम एग्जांपल, चीजें अगर महंगी हो रही है, चीजें अगर महंगी हो रही है, जैसे आज की डेट में हमने कभी आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सैमसंग भी अपने फोन 1.5 लाख रुपए के निकालेगी। तो सैमसंग अपने 1.5 लाख रुपए के फोन निकाल रही है, तो अमीर तो अफोर्ड कर सकता है ना, अमीर तो अफोर्ड कर सकता है। सैमसंग फोन निकाल रही है 1.5 लाख का, और भी बहुत सारी चीजें, खाने पीने की चीजें, हर चीज कॉस्टली हो रही है, इतनी सैलरीज तो बढ़ नहीं रही है। तो जिनकी फिक्स इनकम है, जैसे मैंने बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा कराए थे, मेरे को हर साल 5% रिटर्न आ रहा है, दैट मीन हर साल मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। मेरी तो इनकम में कोई इंक्रीज ही नहीं है। चीजें कहां कहां से महंगी होती चली गई, खाना दाल जो पहले 100 की थी वो 300 की हो गई है, सब्जियां इतनी महंगी हो गई, डीजल इतना महंगा हो गया, मैं क्या करूं, मेरी तो इनकम बढ़ी नहीं है। मैं तो बेचारा फिक्स इनकम का एक नॉर्मल इंप्लॉई हूं, मैं क्या करूं, एक नॉर्मल पर्सन हूं, मैं क्या करूं। तो मैं तो और गरीब होता चला गया, क्योंकि मेरी रुपये की वैल्यू कम होती चलेगी। अमीर और अमीर होता जा रहा है क्योंकि वो प्राइस बढ़ा रहा है। सो दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन मतलब तुम्हारी जो कंट्री है, ये है कंट्री, तुम्हारी कंट्री में कोई चीज बहुत कॉस्टली है, तो यू विल टेंड टू इंपोर्ट इट फ्रॉम आउटसाइड। तुम कहोगे यार हम बाहर से ना इंपोर्ट कर ले, यहां से खरीदते ही नहीं है। सो बाहर से इंपोर्ट करोगे तो क्या होगा, इंडिया का पैसा बाहर जाएगा, जो यहाँ की कंपनीज है उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दैट इज डिफरेंट, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पड़ता है। If country has a higher rate of inflation than its major trading partners, that means outsiders, its export will become relatively expensive and import relatively cheaper. Export expensive हो जाएंगे क्योंकि चीजें costly है, and import cheaper हो जाएंगे. As a result, country trade will suffer, affecting employment in exporting industries and industries producing import substitutes. तो इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा वो नहीं अभी पढ़ना, हमें पढ़ना है कि इन्फ्लेशन की वजह से बैलेंस ऑन पेमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइसेस, सेम चीजें, अगर इन्फ्लेशन हो गई
हम नहीं बता सकते कि हमारे रुपये की वैल्यू क्या है, चीजों का एक्चुअल प्राइसेस क्या है. सो दैट इज इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. If the rate of inflation is imperfectly anticipated, no one has a certain knowledge of true rate of inflation. As a result, no one has certain knowledge of the value of money or of the real meaning of prices. If the rate of inflation become excessive, there is a hyperinflation. This problem becomes so exaggerated that money become worthless, so that people are willingless to use it and are forced to resort to barter. That means वापस ले लो पैसे, बैंकों को बोलते अपने पैसे वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए, तुम्हारे पैसे की वैल्यू नहीं, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे पैसे का. जैसे आजकल तुमने सुना होगा कि बहुत सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, वहां पे चीजें बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली होती जा रही है. जैसे अभी टर्की में तुमने देखा, टर्की में कितनी सिचुएशन आई है, तो वहां भी एक न्यूज आई थी कि टर्की में खाने की चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी. क्यों? क्योंकि सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, तो प्राइसेस इंक्रीज होने शुरू हो गए, तो उनकी टर्की की जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो रही है. सो ये चीज होती है अनसर्टेनिटी इन वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस, के हम देख ही नहीं पाते कि हमारे एक्चुअल मनी की वैल्यू क्या है, हमारी एक्चुअल चीजों के प्राइसेस क्या होने चाहिए. अब आज की डेट में मैं तुमसे पूछूं कि कार का एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए या फोन का एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, व्हाट विल यू से, तुम कहोगे सर पता ही नहीं. हम कह ही नहीं सकते कि सैमसंग का जो एक फोन है या एप्पल का एक फोन है उसका प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा इन्फ्लेट हो चुका है, इतना हाइप पर इन्फ्लेट हो चुका है कि हम कह ही नहीं सकते कि आईफोन कितने का आना चाहिए. हमसे पूछो तो हम तो कहेंगे कि तो 50-60 हजार का मिलना चाहिए फोन. अब लेकिन इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, चीजें इतनी कॉस्टली हो रही है, तो हमें यही नहीं पता उसमें सामान कितने का लगता है. So that is called uncertainty of the money value and the prices. Resources cost of changing prices. A fourth reason to aim for stable pricing is resource cost of frequently changing prices. In times of high inflation, substantial labor time is spent on planning and implementing the price changes. Customer may also have to spend more time making price comparison if they seek to buy from the lowest cost source. मतलब हम इन्फ्लेशन जब होती है, बहुत इन्फ्लेशन होती है, तो बहुत सारे लोगों का जो टाइम वेस्ट है वो प्लानिंग में होता है. काम से ज्यादा प्लानिंग में टाइम वेस्ट होता है. चीजें बनाने से ज्यादा, आउटपुट बनाने से ज्यादा प्लानिंग में टाइम वेस्ट होता है. तुम दुकान से जाके सामान परचेस करके लाओगे, उससे पहले तुम 10 वेबसाइट जाके सर्च कर लोगे कि मेरे को कहां से सस्ता मिल रहा है. तो दैट इज लाइक अ वेस्टेज ऑफ टाइम. वो रिसोर्स, अब हमारा तो टाइम लग रहा है ना उसमें, वी आर ह्यूमन, वी आर रिसोर्स, तो हमारा तो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है ना इस चीज में. कंपनीज का भी यही होता है. कंपनी को पता है कि हमें सामान यहां से लेने, लेकिन अगर वहां से चीजें महंगी मिल रही हैं तो कंपनी क्या करेंगी, कंपनी बोलेंगी कि यार पहले 10 जगह सर्च करो कहां से सस्ती मिल रही है, फिर उस जगह से लेके आओ. तो इसको सर्च करने में जो टाइम वेस्ट हुआ है, दैट इज वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज. तो दिस इज व्हाई इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम, जिसपे हमें कर्व करना है, कंट्रोल रखना जरूरी होता है. और बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, ये तो एक मेजर पॉइंट है ये, कि हाउ कैन वी जो इकोनॉमी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने से जरूरी है, नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी. सिंपल, दैट्स इट, कुछ नहीं है, सिंपल पढ़ना है, नॉट यू हैव टू गो इन डिटेल में नहीं जाना. नेक्स्ट आता है हमारा मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को हम कैसे मेजर करते हैं. अब यहाँ पे हम यूके की बात करेंगे, हम इंडियन की बात नहीं करेंगे. जो यूके में है हमें लर्न करने हैं. तो पहला आता है हमारा RPI, that is retail price index. So this index includes prices of all goods and services, including housing cost purchased by UK consumers. कि RPI, that means retail price index, जिसके अंदर सारी goods and services आती हैं, including housing. Then आता है CPI, consumer price index. This index excludes housing cost, that means council tax and this, and is calculated in same basis as the rest of Europe. तुम्हें वो नहीं देखना फॉर्मूला क्या है, इसका कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए RPI रिटेल प्राइस इंडेक्स तब आता है जब हम सारे खर्चे इन्वॉल्व करते हैं, सारी गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व करते हैं. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम सारी चीजें एक्सेप्ट हाउसिंग, जो हमारी काउंसिल टैक्स और रेंट आता है, उसको इन्वॉल्व करते हैं. RPIX is the underlying rate of inflation excluding mortgage interest payment, और RPIY is RPIX, जिसमें हमने वैट का भी इफेक्ट डाल दिया. तो ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा. RPI रिटेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें सब कुछ आता है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें हाउसिंग को छोड़ के सब कुछ आता है. RPIX मींस कि जिसके अंदर हमने एक्सक्लूड कर दी मॉर्गेज इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो एक्सक्लूड कर दी. और RPIY, जिसके अंदर हमने इसमें सब में वैट के चेंजेस का इफेक्ट भी डाल दिया. थ्योरेटिकली ही लर्न करना है, प्रैक्टिकली कैसे होता है
क्या फॉर्मूला है वो तुम्हें लर्न करने की जरूरत अभी नहीं है, सिर्फ ये याद रखना यूके में 4 चीजें यूज होती हैं, आरपीआई, सीपीआई, आरपीआई एक्स, आरपीआई वाई। ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अभी आई थिंक टॉपिक ज्यादा नहीं बचा, जस्ट लेट मी चेक। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला, कॉन्सिक्वेंस, हम कोशिश करते हैं कि आज यहाँ तक कवर करें ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर को फिनिश करा दूं। वैसे नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारे को रीडिंग भी बोल सकता हूँ, कुछ खास इसमें नहीं है, बस ये खत्म हो जाएगा चैप्टर यहाँ पे। हाँ, मेजर पार्ट जो है चैप्टर का विल ट्राई टू फिनिश इट टुडे ओनली। ठीक है, अब आता है गाइस हमारा कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों होती है? एक होता है डिमांड पुल फैक्टर, एक होता है कॉस्ट पुश फैक्टर जो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, एक होता है इंपोर्ट कॉस्ट फैक्टर्स, एक्सपेक्टेशंस, एक्सेसिव ग्रोथ इन द मनी सप्लाई। तो डिमांड पुल फैक्टर, हाउ डिमांड पुल फैक्टर इंक्रीज द इन्फ्लेशन, कि अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई है, तो उससे क्या होगा, जो बिजनेसमैन है वो चीजें महंगी बेचनी शुरू करेंगे, चीजें महंगी बेचनी शुरू करेंगे, दैट मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। वो कहेंगे भाई लोगों को तो लेनी ही है, ये लोगों को तो चीज परचेज करनी है, चाहे हम प्राइस बढ़ा दें। तो प्राइस बढ़ेगा, लोग सप्लाई कंट्रोल करने के लिए वो प्राइस बढ़ाएंगे, लोग तब भी सामान लेंगे, और जब लोग सामान एक बार लेना शुरू कर देंगे तो चीज के रेट बढ़ जाएंगे। दैट इज डिमांड पुल फैक्टर। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स इन द इकोनॉमी व्हेन द इकोनॉमी इज buoyant और there is a high aggregate demand in excess of supply, कि सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, वहां पे हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। कैसे? कोई इन्होंने बता दिया, तुम इसको रीड कर लेना, वो तुम बोर हो जाओगे अगर मैं चीज पढ़ाऊंगा, ऑलरेडी मैं तुम्हें समझा चुका हूं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था कि इसमें डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन हमें सैलरी तो हर साल बढ़ानी है, हमें तो हर साल इंप्लॉइज की सैलरीज बढ़ानी है, डिमांड उतनी है, सप्लाई उतनी है, लेकिन हर साल हमें सैलरी बढ़ानी है। सैलरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज कॉस्टली होंगे, रिसोर्सेज कॉस्टली होंगे तो हमें चीजों के प्राइस महंगे करने पड़ेंगे, हमें अपनी चीज बेचने के लिए चीज महंगी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम हाई सैलरीज दे रहे हैं, तो हाई सैलरीज देने पड़ेंगे, चीजें बढ़ाएंगे, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसके बाद इन्होंने बाकी एक्सप्लेन नहीं किए हुए, वो मैं यहीं से बता देता हूँ। देन आते हैं हमें इंपोर्ट कॉस्ट फैक्टर्स। जब हम बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं, हम बाहर से सामान अगर इंपोर्ट करते हैं, तो अगर उस कंट्री में वो चीज महंगी है तो हमारी कंट्री में भी हमारे को इंपोर्ट महंगा पड़ जाएगा। इंपोर्ट महंगा होगा तो दैट मीन्स हमारा रॉ मटेरियल महंगा है, रॉ मटेरियल महंगा होगा तो दैट मीन्स हमारी भी चीजें महंगी होंगी। या एक और चीज, कंपटीशन है। दो चीजें हैं, एक चीज हम इंडिया में बेचते हैं लेट से 100 रुपए की, अगर वो सेम चीज हम बाहर से इंपोर्ट करें, ध्यान से सुनना, बाहर से इंपोर्ट करें सेम चीज या उससे घटिया क्वालिटी वाली चीज या सेम चीज लेट से, वो हमें पड़ती है ₹250 की, तो व्हाट विल इंडियन मैन्युफैक्चरर से, यार इंपोर्ट करेंगे तो 250 की है, हम 100 की बेच रहे हैं, हम भी इसको 180 का कर देते हैं, उससे भी कम है, उससे तो कम ही है, और 100 की जगह 180 का कर दिया हमने, तो लोगों को तो लेनी पड़ेगी, या तो हमसे लेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट वो तब भी नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्टली है, हमसे लेना पड़ेगा, दैट मीन्स इंपोर्ट कॉस्ट फैक्टर्स के इंपोर्ट कॉस्टली है। या फिर हमारा जो फैक्ट्री में जो सामान लगता है जिससे हमारा आउटपुट बनता है, वो सामान हमारा कॉस्टली हो गया, इंपोर्ट कॉस्टली हो रही है, इंपोर्ट ड्यूटीज महंगी होती जा रही है, बढ़ गई है, तो उस वजह से हमने चीजों के रेट बढ़ाए हैं। एक्सपेक्टेशन से भी फर्क पड़ता है, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है चीजों की, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं चीजें कि महंगी हो, जैसे आईफोन है, आईफोन महंगा हो तो कंपनी महंगा बनाएगी, आईफोन सस्ता हो तो सस्ता बनाएगी। अब हमें पता है कि इट इज एक्सपेक्टेशन इन आवर माइंड, जैसे आईफोन 14 आएगा, आईफोन 15 आएगा, हमें पता है कि 14 सस्ता नहीं निकालने वाली कंपनी, हमारे को एक्सपेक्टेशन है कि आईफोन 14 महंगा ही आएगा। अगर आईफोन 14 तो आई थिंक आ चुका है, 15 की बात करते हैं कि आईफोन 14 जैसे लेट्स से इसका जो टॉप आईफोन है 1 टेराबाइट वाला, वो 2 लाख रुपीस का है, जस्ट एन एग्जांपल। तो हमें पता है कि जब आईफोन 15 आएगा ना, वो 2 लाख 20 2 लाख 30 का ही आएगा, वो कोई 150 में नहीं निकालने वाली कंपनी। क्यों? हम कहेंगे अगर आईफोन 15 150 में निकाला तो 14 तो सारे खत्म हो जाएगा मार्केट से, तो दैट इज एक्सपेक्टेशन, उससे भी इन्फ्लेशन में फर्क पड़ता है। एक्सेसिव ग्रोथ इन दी मनी सप्लाई, अगर बहुत ज्यादा सप्लाई मार्केट में पैसे की आ गई, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो गया, लोगों के पास खुला पैसा होगा, कितने का फोन है, 5 लाख का, दे मैं लेता हूं फोन, मतलब जैसे ही 5 लाख का फोन लिया तो 5 लाख रेट डिफाइन हो गया कि 5 लाख का फोन है ये,
कितने कह दे, मैं खरीदता हूँ, बहुत पैसा है लोगों के पास। लेकिन जब पता चलेगा पैसा खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे? यार फोन तो बड़ा महंगा है, लोग बोलेंगे भाई तूने ही लिया था फोन 5 लाख का। तो दैट इज लाइक कि हमारी एक्सेसिव ग्रोथ इन द मनी सप्लाई, उससे भी हमारे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। इसमें किसी को कोई डाउट गाइस? नो सर। चलो, अब आता है नेक्स्ट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। गाइस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं एक बार पानी पी लूं, बहुत बोलना पड़ता है इसमें। सर वो RPIX वाला एक बार दिखा दो। ये लो। सर IPIY फिर से बताओ। RPIY मींस रिटेल प्राइस इंडेक्स, जिसके अंदर हमने वैट का इफेक्ट डाल दिया, कि जो भी वैट में चेंजेस हुए उसका इफेक्ट डाल दिया। ओके ठीक है। जस्ट 2 मिनट्स। चलो गाइस, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? जब लोगों को जॉब नहीं मिलती, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, के लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। सो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है गाइस प्रैक्टिकली। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट मींस नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड एंड टोटल वर्कफोर्स। टोटल वर्कफोर्स मींस पीपल विलिंग टू डू जॉब। पीपल विलिंग टू डू जॉब, वो ही यहां पे कवर होंगे, उन्हीं को अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारी कंट्री में हमें पता है कि 60 इयर्स के बाद लोग जॉब से रिटायर हो जाते हैं या खुद ही रिटायर हो जाते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट, या फिर कंपनी उनको रिटायर कर देती है कि ठीक है आप घर बैठो, आपको सैलरी पेंशन वगैरह जो भी है वो मिलेगी। ठीक है, दैट इज हमारी वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब जो लोगों ने 60 क्रॉस कर लिया है, दे आर नॉट जॉब सीकर्स, वो जॉब सीक नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो हम यहाँ पे कौन से लोग टोटल डिवाइड करते हैं कि जितने टोटल लोगों को जॉब चाहिए या जितने टोटल लोग जॉब कर सकते हैं, पीपल विलिंग टू डू जॉब या पीपल हु कैन डू जॉब, बेटर वुड बी पीपल हु कैन डू जॉब,
और ऊपर आएगा नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड के इसमें से कितने लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली है। ऐसा क्यों मैंने इस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस डाला है, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया कि देयर आर 100 एम्प्लॉइज आउट ऑफ विच 20 आर रिटायर्ड एंड दे आर नॉट सीकिंग जॉब, and out of the remaining 40 employees, out of the remaining 40 employees are unemployed. So what is the rate of employment? You will say 40 are unemployed, divide by 100 into 100, so you will say 40% is the unemployment rate. No, what you will say कि 40 are unemployed in 80, वो क्या कह रहे हैं कि 100 में से 20 तो रिटायर्ड वाले बंदे थे who are not seeking job, आउट ऑफ द रिमेनिंग मतलब 80 में से 40 अनएम्प्लॉयड है, तो 40 अनएम्प्लॉयड है डिवाइड बाय पीपल हु कैन डू जॉब या हु आर विलिंग टू डू जॉब, तो दैट इज 100 माइनस 20 कि 20 तो रिटायर्ड है, वो तो जॉब ढूंढना ही नहीं चाहते, तो उनको थोड़ी हम बोलेंगे कि वो क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयड है, वो तो जॉब ही नहीं ढूंढना चाहते। तो 40 डिवाइड बाय 80, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 50%। ये छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं, याद रखना। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड divided by total workforce. So the number of unemployed at any time is measured by government statistics. If the flow of workers to unemployed is constant, then the size of unemployment labor will also be constant. कि अगर unemployment हमारी common रही, flow common रहा, तो unemployed labor भी common रहेगी, कोई ऐसा जरूरत नहीं है, इस पे तुम्हें फोकस देना है। मेन अपना बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल वर्कफोर्स हु कैन डू जॉब वो आती। अब आते हैं फ्लोज इनटू अनएम्प्लॉयमेंट। अब पहला आता है फ्लोज इनटू अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लेट्स से अभी कोई कंपनी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं कि एक रूम है, ये रूम है जिसमें सारे अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हैं। क्या बोला मैंने कि ये रूम है, इसमें सारे के सारे अनएम्प्लॉयड लोग बैठे। तो अनएम्प्लॉयमेंट में और लोग कैसे कैसे आ सकते हैं, हाउ कैन पीपल गेट इन अनएम्प्लॉयमेंट? पहला रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया परमानेंटली, उनका जो टर्मिनेशन था वो कैंसिल कर दिया कि बस अब तुम्हें कंपनी हायर नहीं कर रही, तुम जाओ कहीं और जॉब ढूंढो, ढूंढो नहीं ढूंढनी ना ढूंढो, दैट इज रिडंडेंसी। ले ऑफ, कंपनी ने उनको बोला कि हम अभी के लिए आपको निकाल रहे हैं, हम अभी के लिए आपको, जैसे आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं ले ऑफ्स, कि हम अभी के लिए आपको निकाल रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि हम आपको परमानेंट जॉब से निकाल रहे हैं कि आप दोबारा नहीं आ सकते, हम अभी के लिए आपको निकाल रहे हैं, हम आपको अभी कोई सैलरी नहीं देंगे, ठीक है, आपका टर्मिनेशन नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल हो रहा, हम आपको अभी के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन हम बाद में चाहे तो आपको दोबारा से वापस रख सकते हैं, अभी हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे। अब वो एम्प्लॉय के ऊपर है कि वो ले ऑफ की टर्म में खुद जॉब छोड़ना चाहता है कि मैं कहीं और जॉब ढूंढूंगा, मेरे को मेरे सारे बेनिफिट्स हो, या फिर वो बैठना चाहता है इस उम्मीद में कि कंपनी शायद उसको वापस बुला ले, दैट इज कॉल्ड ले ऑफ। एंड थर्ड इज वॉलंटरीली क्विटिंग अ जॉब, कि मैंने वॉलंटरीली अपनी जॉब छोड़ दी। इन तीनों केसेस में मैं अनएम्प्लॉयमेंट एरिया में घुस जाऊंगा। हाँ, अगर वॉलंटरी मैंने जॉब छोड़ी है कि मैं वो हो गया हूँ 60+ हो चुका हूँ, रिटायर्ड, तब नहीं मैं इसमें आऊंगा अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में, क्योंकि तब तो मैं जॉब ही नहीं करना चाहता। लेकिन अगर वॉलंटरी मैंने जॉब छोड़ी है इसलिए कि मेरे को दूसरी जॉब चाहिए, तो जैसी मैंने जॉब छोड़ी आई गेट इनटू अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कैसे फ्लो होता है, कैसे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं? रिडंडेंसी से, ले ऑफ से एंड वॉलंटरी क्विटिंग अ जॉब। इन दोनों के बीच का डिफरेंस तुम्हें याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रिडंडेंसी मींस कंपनी ने तुम्हें परमानेंटली जॉब से निकाल दिया, ले ऑफ मींस कि तुम्हें परमानेंटली नहीं निकाला, तुम्हें बोल रहे हैं कि हम आपको ले ऑफ कर रहे हैं, आप घर बैठो, आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, जब हमें लगेगा हम तुम्हें वापस बुला लेंगे, जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी हम तुम्हें वापस बुला लेंगे, बाकी उस टाइम के लिए कोई सैलरी नहीं मिलेगी। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे को अगर जॉब छोड़नी है तो छोड़ दो, और तुम्हारे को जो बेनिफिट चाहिए वो ले लो, ठीक है, दैट इज ले ऑफ। अब रिडंडेंसी से बाहर कैसे लोग आते हैं? उनको जॉब मिल जाती है। अच्छा सॉरी, एक होता है मेंबर इन वर्किंग फोर्स बिकमिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो वर्किंग फोर्स जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो कैसे अनएम्प्लॉयड में घुसते हैं, और जो लोग जॉब नहीं कर रहे वो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट में घुसते हैं, कि स्कूल छोड़ दिया, स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, कोई जॉब नहीं मिली, स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, और हमें कोई जॉब नहीं मिली, अभी हम अनएम्प्लॉयड हैं। अदर्स रीजॉइनिंग वर्क फोर्स बट नॉट हैविंग जॉब येट, कि हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं, अभी 2 महीने का गैप है, तो अब तक 2 महीने तक हम क्या रहेंगे? अनएम्प्लॉयड। सो दैट इज अनएम्प्लॉयड, के कैसे लोग अनएम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर कैसे निकलते हैं, फ्लोज आउट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमें जॉब मिल गई, ठीक है,
जो लेड ऑफ वर्कर्स थे उनको दोबारा से रीएम्प्लॉय कर दिया कंपनी ने। जो ले ऑफ वाले बंदे थे उनको बोला कि हाँ अब आप आ सकते हो, दोबारा से कंपनी में काम कर सकते हो, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल स्टॉप सर्चिंग फॉर वर्क। जो लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है उन्होंने जॉब ही करनी छोड़ दी कि नहीं भाई हमें जॉब नहीं चाहिए, हमने जॉब करनी ही नहीं है, हम घर बैठेंगे बेले बैठेंगे, हमें जॉब करनी नहीं है। तो दोज पीपल आर ऑल्सो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। क्यों? वो उन्होंने माइंडसेट ही बना लिया कि हमें जॉब नहीं करनी। अब जिसने जॉब नहीं करनी तो वी कैन नॉट कॉल दैट पर्सन सिटिंग आइडल एज अनएम्प्लॉयड, उसको जॉब ही नहीं करनी। तो अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलने का तरीका, जॉब मिल गई, ले ऑफ वाले बंदों को वापस बुला लिया, और जो लोगों को जॉब नहीं मिली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें जॉब करनी नहीं है, हम अपना बिजनेस करेंगे, हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, नया बिजनेस करेंगे। तो दैट इज हाउ वी कैन गो आउट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है गाइस, ये क्लियर है? एक बार ये पढ़ लो अच्छे से, इसको क्लियर कर लो सारी चीजें। जो भी डाउट है मुझसे पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन है, वो करके फिर आज की क्लास खत्म, और उसके बाद तुम्हारी रिवीजन जो तुम घर पे करोगे। तो जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं तो उनका मतलब ये स्टॉप वन में आएगा, मतलब स्टॉप सर्चिंग फॉर द वर्क। हाँ, जॉब क्या होता है, तुम किसी के अंडर काम कर रहे हो। जो यूट्यूबर जितने भी हैं दोज आर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो किसी किसी बंदे के अंदर नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। यूट्यूब इज नॉट देयर एम्प्लॉयर, यूट्यूब ने उनको जॉब पे नहीं रखा हुआ जो उनको पैसे दे रहे हैं। यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म वेयर दे आर वर्किंग, मतलब दे आर डूइंग बिजनेस। यूट्यूब तो उल्टा उनको उनसे पैसे काटता है। जो जैसे मैं हूं, मैं तो चलो मेरा तो कोई ऐसे यूट्यूब से कोई इनकम वगैरह है नहीं इतनी, लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने चैनल पे एड्स लगाते हैं, ठीक है ना। जो अपना चैनल आप तुम देखते हो, जब भी तुम चैनल देखोगे तो स्टार्टिंग में एड चलती है, तो उस एड का यूट्यूबर को रेवेन्यू मिलता है। तो रेवेन्यू जो भी होता है उसका कुछ परसेंटेज लेट से रेवेन्यू आता है। या जैसे मेरी यूट्यूब पे मेंबरशिप है, अब मेरी जो मेंबरशिप है दैट इज ₹399। तो मैं, अगर कोई बंदा, कोई भी स्टूडेंट मेरा मेंबरशिप यूट्यूब की ज्वाइन करता है तो मुझे 399 थोड़ी मिलते, मुझे तो उसमें से 200 ही मिलते हैं या 220 मिलते हैं। बाकी सारे जो पैसे हैं वो यूट्यूब रखता है। तो यूट्यूब मुझे पैसे नहीं दे रहा है, वो तो पब्लिक मुझे पैसे दे रही है। यूट्यूब तो उसमें से सर्विसेज के पैसे काट रही है। ओके, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई यूट्यूब एंड जो पीपल आर यूट्यूब एंड यूट्यूबर इज नॉट अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। तो जो फिर फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं तो उनको भी अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? नहीं नहीं, अनएम्प्लॉयड थोड़ी है वो। फ्रीलांसर्स क्या होते हैं? फ्रीलांसर्स दे आर नॉट सीकिंग जॉब। फ्रीलांसर्स क्या होता हाँ, है तो कि वो, उन्होंने भी स्टॉप कर दिया है। हाँ, freelancers are not unemployed, they are businessmen now, they are not seeking for job, they are seeking for work। वो काम ढूंढ रहे हैं फ्रीलांसर्स वेबसाइट्स वगैरह पे कि उनको काम मिले, वो बिजनेस ढूंढ रहे हैं अपना। अब ऐसे तो अगर कोई बिजनेसमैन है उसका सामान नहीं बिक रहा तो वी कैन नॉट कॉल दैट बिजनेसमैन अनएम्प्लॉयड। यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज की बात चल रही है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, हो गया guys, आगे बढ़े। यस सर। चलो गाइस, अब आता है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज ये अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, इसको छोड़ दो अभी के लिए, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है। आउटपुट, लॉस ऑफ आउटपुट। इफ लेबर इज अनएम्प्लॉयड द इकोनॉमी इज नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच आउटपुट एज इट कुड, मतलब नॉट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Loss of human capital. If there is unemployment, the unemployed labor will gradually lose its skills, and because skills can only be maintained by working, उनके skills खत्म हो जाते हैं, काम नहीं करने जो लायक रहते हैं वो। Increasing in inequalities between the distribution of income. Unemployed people earn less than employed people, of course. So when they are unemployed, increase, poorer get poor. जो poor होते हैं वो और ज्यादा poor होते हैं क्योंकि unemployment बहुत ज्यादा है। Social cost. Unemployment brings social problems of personal suffering and distress, and possibly also increases in crime such as theft and vandalism. Unemployment से theft बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चोरी चकारी ये सब क्यों होती है? क्योंकि unemployment है।
अब तुमने सुना होगा जैसे जो बाहर की कंट्रीज है वहां इतनी ज्यादा चोरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? या तो दो चीजें, या तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे दुबई, दुबई इज अ कंट्री जहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां कोई ऐसे चोरी नहीं कर सकता, करेगा तो जाएगा वो। तो दूसरा ऑप्शन, के वहां लोगों के पास वैसे ही बहुत पैसे है। अब फॉरेन में, जैसे आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, में ऑस्ट्रेलिया गया था दिसंबर में, जनवरी में, तो वहां पे मैंने देखा कि लोगों ने घर के बाहर अपना बहुत सारा सामान रखा होता है, बहुत सारा सामान रखा होता है कि जिसको जो चाहिए वो ले जाए। हम तो यहाँ घर के अंदर भी लॉक करके रखते हैं सामान कि कोई चोरी ना कर ले। वहां तो लोगों ने बाहर रखा हुआ है कि जिसको जो चाहिए ले जाए, हमें नहीं चाहिए। उनका तब भी सामान खत्म नहीं होता, क्योंकि वहां लोगों के पास पैसे हैं, जॉब सबके पास है, काम सबके पास है, क्यों चोरी करेगा कोई? तो दैट इज सोशल कॉस्ट। इंक्रीज इन बर्डन ऑफ वेलफेयर पेमेंट्स, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है फिस्कल पॉलिसी में, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी होती है। तो गवर्नमेंट ट्राइज टू स्पेंड मनी ऑन दी पुअर, कि पुअर लोगों को बेनिफिट देना, गरीब योजना, ये योजना वो करना गरीबों के लिए। तो अगर गरीब और ज्यादा होंगे तो गवर्नमेंट का खर्चा और ज्यादा बढ़ेगा। तो दैट इज इंक्रीज बर्डन ऑफ वेलफेयर पेमेंट्स। सो दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं गाइस कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये 6 टाइप के कॉजेज हैं, ये अच्छे से कॉज पढ़ना, अच्छे से समझना, ठीक है? इसके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या होते हैं, और ये आई थिंक आगे भी एक चैप्टर में कवर होगा। तो सबसे पहला कॉज होता है हमारा रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड व्हेन सप्लाई ऑफ लेबर एक्सीड्स द डिमांड ऑफ लेबर, कि लेबर बहुत ज्यादा है लेकिन इतनी डिमांड नहीं है। जैसे इंडिया में होता है कि हमें अगर घर बनाना है तो हम लेबर चौक में जाते हैं, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगहें हैं, उनको बोलते हैं लेबर चौक, जहां से आप लेबर घर के लिए ला सकते हो। मैं एक दिन गाड़ी लेके गया, घर में कुछ काम था, मेरे को 4 लेबर चाहिए थी, और 50-60 मेरी गाड़ी के आगे पीछे, मेरी गाड़ी ये खड़ी है, 50-60 मेरी गाड़ी के आसपास आगे, हमें ले जाओ, हमें ले जाओ, हमें ले जाओ। 2 तो बैठ के मेरी गाड़ी में अंदर पीछे कि चलो। मैं क्या चलो भाई? तो एक बंदे ने मेरे को ये जवाब दिया कि तुम्हें पड़ा यहाँ पे कोई सब्जी मंडी थोड़ी है कि तुम क्वालिटी देख के चेक करोगे, तुम्हें तो लेबर चाहिए, हम बैठ के चलो। वहां लिटरली ये हिसाब है। दैट मीन्स हमें डिमांड बहुत वो है कम, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है। वो होती है हमारी सबसे बड़ी रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? उसके बाद होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। It is inevitable that some employment is caused not so much because there is not enough job to go around, but because of friction in the labor market. Friction क्या होती है? Caused perhaps by lack of knowledge about job opportunities. कि that is frictional unemployment, कि आप कि हमें जॉब की, जैसे एग्जांपल देता हूं, एक जॉब से मैंने एक जॉब छोड़ दी, मैं एक जॉब कर रहा हूं, मैंने वो जॉब छोड़ दी, और मैंने कहा कि मैं अब टाइम लगा के दूसरी जॉब ढूंढूंगा। तो जिस टाइम पे मैं घर बैठा हूं और ढूंढ रहा हूं दूसरी जॉब, अभी मुझे मिली नहीं है, मिली होती तो मैंने तभी ज्वाइन कर दी होती। तो मैं बेला बैठा हूं, आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब, दैट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज, इट टेक्स टाइम टू मैच प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय विद द एम्प्लॉयर, an individual with unemployed during the search period for a new job. Frictional unemployment is temporary, लास्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, कि जब मुझे अपनी पसंद की जॉब मिल जाएगी, मेरा एम्प्लॉयर के साथ मैच बन जाएगा, तब मैं जॉब करूंगा। सो दैट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं होती। आई एम लुकिंग फॉर जॉब, ऐसा नहीं है कि जॉब, अब ये जैसे लेबर चौक वाली बात है, वैसे तो ये रियल वेज है, लेकिन सोचो ये एक ही जगह आके खड़े हो जाते हैं, ये एक ही जगह आके खड़े हो जाते हैं। अगर ये अलग अलग डिवाइड कर ले अपनी जगह, तो सभी को चाहिए, डिमांड है मार्केट में, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में क्या होता है, वो एक जगह खड़े रहते हैं, लोग यहाँ पे आ ही नहीं पाते, वो 2-3 बंदे ही जाते हैं और वही हर जगह काम कर लेते हैं, उनका ब्रांड नेम बन चुका है कि यही बंदों से काम कराओ, बाकी सारे बेकार है। अगर ये सारे अलग अलग सेक्टर्स जगह पे खड़े हो तो शायद सबको काम मिल जाए। सो दैट इज फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, कि तुम्हें जॉब इसलिए नहीं मिल रही बिकॉज यू डोंट हैव दैट नॉलेज, या तुम्हारे एम्प्लॉयर से सेटिंग नहीं बैठ रही। So this is temporary, this is not permanent. नेक्स्ट आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जांपल है जैसे जो भी इंडस्ट्रीज सीजन पे चलती है, जैसे गर्मियों में ठंडी जगहें बहुत चलती हैं, जैसे इंडिया में मनाली है, हिमाचल है, वो ठंड गर्मियों में मार्च मई जून जुलाई में बहुत ज्यादा चलता है, उसका सीजन बहुत ज्यादा हाई होता है, और दिसंबर में भी बहुत ज्यादा हाई होता है, नवंबर दिसंबर जैन, क्योंकि वहां बर्फ पड़ती है। लेकिन जो ये बीच का पीरियड है वहां कोई नहीं जाता, खूब बारिशें होती है, तो वहां जितने भी होटल्स हैं, वहां तुम जाओगे ना, जो होटल तुम्हारा 10-10 हजार का है ना, वो होटल तुम्हारे को लिटरली 1-1 हजार में ही मिल जाए, क्योंकि कोई जाता ही नहीं है वहां पे। सो दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि सीजन की वजह से तुम्हें जॉब नहीं मिली। So this occurs in certain industries, for example, building, tourism, and farming, where demand of labor fluctuates in seasonal patterns throughout the year.
दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मींस कि जब हमारी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे आजकल तुम कह सकते हो एआई आ रही है, बट वो टेक्नोलॉजिकल में आती है, बट उसको हम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं कि पहले लेबर इंटेंसिव से मशीन इंटेंसिव पे जा रहे, तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है। सो दिस अकर्स वेयर लॉन्ग टर्म चेंजेस अकर्ड इन द कंडीशन ऑफ एन इंडस्ट्री। The features of structural unemployment is high regional unemployment in the location of the industry affected. Primary cause is a significant reduction in level of demand. कि किसी एक इंडस्ट्री में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, कोई इंडस्ट्री का सामान, जैसे मैं एक बात करूं कि जस्ट एन एग्जांपल, जैसे पीसी इंडस्ट्री। जैसे अगर मैं पीसी इंडस्ट्री की बात करूं, जो पीसीज बनाती हैं, उनकी इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा चेंज आया है। क्यों? जब से लैपटॉप्स आ गए, जब से मोबाइल्स आ गए, जब से ये टैब्स आ गए, तब से क्या हुआ है, तब से इन इंडस्ट्रीज की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? लोग पीसी खरीदते ही नहीं है। आज की डेट में अगर कोई तुम्हें पैसे दे, तुम क्या परचेज करोगे? फर्स्ट वुड बी योर लैपटॉप, कि मैं लैपटॉप लेता हूँ। लैपटॉप नहीं लोगे तो तुम टैब ले लोगे। आजकल टैब्स भी आ रहे हैं विद कीबोर्ड्स, जैसे एप्पल के आते हैं, आईपैड्स आते हैं, सैमसंग के आते हैं, लिनोवो के आते हैं। तुम टैब से लोगे जिसमें कीबोर्ड आता है। क्या हम पूरा पूरा पीसी ले, इतना बड़ा सिस्टम ले? तो उस इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा फॉल आया है। उस इंडस्ट्री में फॉल आने की वजह से जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कि उस इंडस्ट्री की डिमांड गिरी है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आई है। और जो लास्ट होता है हमारी, लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, कि हम अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। कि जैसे आजकल एआई बहुत ज्यादा आ रही है, सो एआई की वजह से बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं कि हमें तुम्हें जॉब पे रखने की जरूरत नहीं है, वो काम तो एआई कर ले। एक अकाउंटेंट की जॉब खत्म हो जाएगी। क्या? अकाउंटेंट का काम हम सिर्फ उसमें लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू राजेश इतने के, वो ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री कर देगा, ऑटोमेटिकली बुक्स बना देगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। जहां 3 बंदे होते थे, अकाउंट्स देखते थे सही बने हैं गलत बने, एक चेकर होता था, ऑडिटर होता था, उनका सारा रोल चेंज हो जाएगा। सो दैट इज टेक्नोलॉजिकल। सो दोज आर सॉरी, वो दैट इज टेक्नोलॉजिकल, कि ओल्ड स्किल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। देर इज लाइकली टू बी लेबर सेविंग एस्पेक्ट, जो कि आजकल चल रही है कि लेबर कम हो मशीन ज्यादा हो, क्योंकि कंपनीज को तो पैसे बचाने ना। कंपनीज को लेबर को पैसे देके क्या मिलेगा? उनको तो काम सही करना है और पैसे बचाने। लास्ट आता है हमारा साइक्लिकल एंड डिमांड डेफिशिएंट। इसका क्या मतलब है? एक सेकंड गाइस। इट इज ड्यूरिंग रिकवरी और बूम ईयर्स द डिमांड फॉर आउटपुट जॉब इज हाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज लो। ड्यूरिंग डिक्लाइन और रिसेशन ईयर्स द डिमांड ऑफ आउटपुट एंड जॉब फॉल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज राइज। तो जो हमारे साइकिल जो चलती है, बिजनेस साइकिल में जब हमारा ये फॉल होता है, ये जो फॉल होता है, दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कि बिकॉज पूरी इकोनॉमी फॉल कर रही है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। दैट इज कॉल्ड साइक्लिकल और डिमांड डेफिशिएंट। सो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी लॉन्ग टर्म एंड गवर्नमेंट माइट ट्राई टू रिड्यूस इट। मैंने बताया था गवर्नमेंट हमेशा इसमें वर्क करती है। तो दैट इज साइक्लिकल unemployment. It has been experienced in the past that domestic and foreign trade go through cycle of boom, decline, recession and recovery, then boom again and so on. So जो हमारी declining phase में जो unemployment होती है, that is called cyclical और demand deficient unemployment. एक बार फटाफट से ये 5 देख लो। कोई भी डाउट है इसमें मुझसे पूछ लो। फिर एक क्वेश्चन देता हूं इसका, उसका तुम सबको आंसर देना है। और बाकी जो बचा है इस चैप्टर का पार्ट, वो मैं तुम्हें एक हिंट बता दूंगा उसमें क्या है। वो तुम एक बार बस पढ़ लेना थॉरली, तुम्हें समझ आ जाएगा। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट पढ़ लोगे एक बार क्लियर हो जाएगा। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स।
पढ़ लिया गाइस? चलो ये क्वेश्चन करो, इसका आंसर लिखो और मैं पूछूंगा किसी से भी कि इसका आंसर क्या होगा। सभी मुझे बताओ फर्स्ट वाला क्या होगा? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल, ठीक है। अब दिल्ली सेकंड वाला क्या होगा? अब दिल्ली सेकंड वाला क्या होगा? हिमेश तब तक तुम थर्ड वाला बताओ। हिमेश तू नहीं गायब हो गई? हिमेश और अब दिल्ली, चलो सबिया तुम बताओ सेकंड वाला क्या होगा? साइक्लिक। और साइक्लिकल थर्ड? या थर्ड? स्ट्रक्चर। थर्ड इज स्ट्रक्चरल, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। सो पहले वाला फ्रिक्शनल क्यों? क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम डिफिकल्टी इन मैचिंग अनएम्प्लॉयड वर्कर्स विद अवेलेबल जॉब, के जॉब है बट उनसे मैचिंग नहीं हो पा रही अनएम्प्लॉयड पीपल की, सो दैट्स व्हाई दिस इज फ्रिक्शनल। अनएम्प्लॉयमेंट अकरिंग इन डाउन साइजिंग ऑफ द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी डाउन कर रही है, इट इज साइक्लिकल। एंड अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, के पूरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री फॉल कर रही है, सो दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड गाइस, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर, इसके बाद जो बचता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक बार पढ़ लेना इसको, कुछ थॉरली, इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल सिंपल है, व्हेन यू रीड यू विल गेट टू नो। और उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, हाँ दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है ना। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज कंट्रीज बैंक अकाउंट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट करके हमें पैसे बाहर के आते हैं और इंपोर्ट करके हम बाहर वालों को अपनी करेंसी देते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक बार इसको थॉरली पढ़ लेना, कोई भी डाउट होगा तो मैं इसमें तुम्हें क्लियर कर दूंगा। एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। जब ये दोनों चैप्टर हमारे हो जाएंगे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों के साथ में हम एग्जाम किट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज दीज टू चैप्टर आई टोल्ड यू लास्ट क्लास में और अभी दोबारा से, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एटलीस्ट 15 to 30% of your exam, 15 to 30% of your exam can come from this। मतलब 15 तो आ सकता है परसेंट, 30% भी आ सकता है। मैंने सुना है बच्चों से जो बोलते हैं कि सर आधा चैप्टर तो इन्हीं दोनों चैप्टर्स में था, इकोनॉमिक कंडीशंस में से, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना। हम नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम किट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और गाइस ट्यूसडे को आई वोंट बी एबल टू टेक क्लास, ट्यूसडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो आई विल टेक क्लास ऑन थर्सडे नाउ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ट्यूसडे को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अदरवाइज तुम पुराने चैप्टर्स जो अभी तक नहीं रिवाइज किया किसी एक आधे बच्चे ने, तो वो कर लेना और विल हैव क्लास ऑन थर्सडे नाउ, ठीक है। चलो गाइस बाय। एंड हाँ बोलो सभी, यू आर सेइंग समथिंग? नहीं सर। ठीक है गाइस, तो अभी आई थिंक तुम सारे ही आ रहे हो अभी एमए की क्लास में, तो लेट्स स्टार्ट द एमए क्लास एट 4:30। चलो बाय गाइस एंड टेक केयर।